हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज की इस क्लास में मैं आपके लिए ले आई हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉप 50 एमसीक्यूज। तो 10 एमसीक्यूज आपके पेपर में आने वाले हैं, पर मैं आपको करवाने वाली हूँ 50 एमसीक्यूज। ये 50 एमसीक्यूज मैंने इस तरीके से ढूंढ के निकाले हैं कि अगर किसी एक टॉपिक में से एक एमसीक्यू आएगा, मैंने उसी सेम टॉपिक के 5 एमसीक्यूज निकाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ देम होने वाले हैं, तो आपका हर एक टॉपिक जिसमें से एक एमसीक्यू आएगा उसकी 5 गुना ज्यादा तैयारी आपको यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ। सेम वीडियो इंडियन इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी आ चुकी है। सो आई कैन गारंटी यू टोटल जो 100 एमसीक्यूज होंगे, 50 इंडियन इको के, 50 मैक्रो के, इनमें से मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज आपके रिपीट होंगे पेपर में। आप ये चीज देखोगे, नॉट जस्ट पेपर में बल्कि सीयूईटी में ये एमसीक्यूज आपको रिपीट होंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो बेटा जी, होली हो चुकी है खत्म, पेपर आ चुका है नजदीक, एंड ट्रस्ट मी आपके पास आखिरी मौका बचा है। मैं बहुत बार बच्चों को बोलती आई हूँ पिछले 5 डेज में कि बेटा आप अभी से भी शुरू कर लोगे, आपके 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं, बट ट्रस्ट मी मैं आज कह रही हूँ अब ये आखिरी मौका है। अब अगर आपने इससे ज्यादा और लेट कर दिया तो आप वो जो है अपॉर्चुनिटी खो दोगे अच्छे नंबर लाने की। अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया तो बेटा शुरू कर दो। दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो 8 से 9 घंटे बेटा पढ़ना शुरू कर दो। जस्ट 10 दिन आप करीब बोल सकते हो, 26 मार्च तक आपका जो है अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा, तो करीब 10 दिन बचे हैं अभी से लेकर के। एंड इन 10 दिनों में बेटा आप पढ़ाई अगर अच्छे से कर लोगे, आप अपना ड्रीम स्कोर ला सकते हो। पर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर अब आपने एक भी और दिन खराब किया ना, होली हो गई, त्योहार हो गया, सब हो गया, अब अगर एक भी और दिन खराब किया तो ट्रस्ट में आप अपने ड्रीम स्कोर को छोड़ बैठोगे। आप उम्र भर के लिए अपना जो 12th का स्कोर है, जो हर कोई पूछता है, हर जगह बताया जाता है, वो कम करके बैठ जाओगे। तो प्लीज अब और डिले मत करो, हर एक वीडियो को फॉलो करो, हर एक चीज को फॉलो करो। आपके लिए ऑलरेडी मैं रिवीजन सीरीज ला चुकी हूँ, ऊपर लिंक दे दूंगी, यहाँ पे शो कर दूंगी। आपके लिए ऑलरेडी पीवाईक्यू की सीरीज आ चुकी है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो पीवाईक्यू की सीरीज एंड रिवीजन सीरीज, ये 2 सीरीज फॉलो कर लो। और इसके अलावा जो मैं ऑन अ डेली बेसिस ला रही हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल, सब कुछ बस ये फॉलो कर लो। आई कैन गारंटी हो तुम 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो, जस्ट इन लिमिटेड वीडियोस के साथ। पर 10 दिन करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है जी। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं हमारे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला एमसीक्यू यहाँ पे देखो हमारे पास आता है, जो कि एक न्यूमेरिकल है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 में से है, नेशनल इनकम में से है। हमें एनएफआईए यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बता रहे हैं। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो कोई जरूरी नहीं है तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल प्रॉपर आंसर निकाल के दिखाओ। मैंने तुम्हें आंसर राइटिंग वाले वीडियो में बताया था कि हमें जो है न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, एमसीक्यूज में क्या करना है। अगर ये मेरी आंसर शीट है तो यहाँ पे मुझे लाइन वाइज एमसीक्यूज लिखने हैं, बीच में मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैलकुलेशन के लिए मैं साइड में लाइन मारूंगी, यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी, पर मैं एमसीक्यूज के बीच में जो है न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी। एमसीक्यूज को लाइन वाइज एक एक लाइन छोड़ के A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करना है। एमसीक्यूज के बीच में आप कैलकुलेशन करके नहीं दिखाओगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है दैट एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। तो मुझे फीफा नहीं पता है, मुझे एनएफआई और फीटा पता है। तो मुझे पता है 200 इज इक्वल्स टू x माइनस 40, तो 200 प्लस 40 इज इक्वल्स टू x, तो 240 इज इक्वल टू माय फाइनल आंसर, ठीक है जी। अगला मेरे पास आता है एजर्शन रीजन का क्वेश्चन। एजर्शन अगर आप पहले पढ़ो, एजर्शन अगर सच्ची लगती है तो इसके आगे लगाओ बिकॉज, और देखो क्या रीजन उसका सही रीजन है। अगर एजर्शन ही फॉल्स है तो आंसर ए ही होगा, आंसर डी। अगर एजर्शन ट्रू है तो यहाँ पे बिकॉज लगाओ और देखो कि क्या आंसर यहाँ पे बनता है, क्या रीजन इसका सही रीजन है कि नहीं। रेफ्रिजरेटर यूज्ड एट होम इज कंसीडर्ड एज कैपिटल गुड। अरे यहाँ तो एजर्शन ही फॉल्स हो गया। अगर एजर्शन फॉल्स है तो सीधा आंसर डी होगा। बेटा अगर आप घर पे यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गुड हो सकती है, और वो कौन सी है, कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स के अंदर जो है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आती हैं, तो होम अगर घर पे यूज हो रहा है तो वो कंज्यूमर गुड होगा, ठीक है। आर इज ट्रू तो होगा ही। क्यों, रेफ्रिजरेटर इज वन टाइम परचेज, सही बात है। विल नॉट बी परचेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो एक ही बार खरीदा जाता है। विल नॉट बी परचेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसे बार बार आप नहीं खरीदोगे, तो ये फाइनल गुड है, ठीक है, और अपने घर पे यूज करने के लिए आप खरीद रहे हो। पर कैपिटल गुड नहीं है। कैपिटल गुड तब होती है जब एक कंपनी खरीदती है अपनी कंपनी में यूज करने के लिए, पर अगर आपने घर पे खरीदा है तो फाइनल गुड तो है पर वो कंज्यूमर गुड है। तो अगर एजर्शन फॉल्स है, आंसर सीधा होगा ऑप्शन डी। गुड्स परचेज फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स किस किस को हम बोलेंगे, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉन्ड्स, सही बात है, कंज्यूमर गुड्स, एंड इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म। देखो अगर बॉन्ड्स के सेटिस्फैक्शन के लिए तो वो होगी कंज्यूमर गुड, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से है तो वो होगी कैपिटल गुड। जो हमने अभी ऊपर बोली सेम वही चीज, तो हमारा आंसर होगा ए, ठीक है।
फॉर प्रोडक्शन इन द फर्म अगर होता है तो वो हमारा होता है रॉ मटेरियल, वो हमारी फिनिश गुड नहीं होती है, वो हमारी इंटरमीडिएट गुड होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है तो ऑब्वियसली आपका जहां पर है एक ऑड वन आउट टाइप जो है होने वाला है क्वेश्चन। इनकरेक्ट फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग, मनी सप्लाई हमारा मनी वाले चैप्टर में आता है, इनमें से इनकरेक्ट हमें ढूंढ के बताना है। इट इज मेंशन्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मनी सप्लाई हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करी जाती है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये चीज बिल्कुल सच है। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सच है। जो भी मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं उनका मनी का स्टॉक हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ जनरल पब्लिक का जो होता है मनी उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। बैंक्स का, आरबीआई का, सरकार का कंसीडर नहीं होता। इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक, ये गलत है। सेंट्रल बैंक की गवर्नमेंट की मनी कंसीडर नहीं करी जाती, सिर्फ मनी इन द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक कंसीडर करी जाती है, एंड दैट टू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो ओनली 3 इज रॉन्ग, ठीक है। फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, हमें मिसिंग फिगर्स यहाँ पे निकाल करके बतानी है। तो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ है। मनी मल्टीप्लायर हमें प्रॉपर यहाँ पे दिखाया गया है। डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट से हमने लोन दिया, लोन से हमारे रिजर्व रेशो निकला, हमें यहाँ पे पूरे का पूरा फुलफिल करके दिखाना है, ठीक है जी। तो डिपॉजिट 5,000 है, फिर यहाँ पे 4,000, 5,000 में से अगर 4,000 यहाँ चले गए तो ऑब्वियस सी बात है 1,000 रुपए यहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है ना। अगर 5,000 में से 4,000 का लोन दे दिया तो ऑब्वियसली रिजर्व में सिर्फ 1,000 रुपए बचने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो लोन दिया ये वापस से डिपॉजिट हो गया, जितना भी डिपॉजिट हुआ इसका 80%, 4 into 8, 8 4 32, 8 4 3200 यहाँ पे आने वाला है। एंड ऑब्वियसली 4,000 में से अगर 800 यहाँ पे गया, 3200 यहाँ पे आएगा। आप सिंपली बेसिक मैथ्स भी करके देख सकते हो, आप यहाँ पे बेसिक मैथ्स भी करके देख सकते हो कि 5,000, 4,000 बचा 1,000, 4,800 बचा 3200। आप बेसिक मैथ्स भी करके यहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि जितना भी डिपॉजिट होगा उसका 80% यहाँ है, 20% यहाँ पे होने वाला है। तो पहला है 1,000, दूसरा है 3200। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, मुझे आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे आगे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले में 1000 है, दूसरे में 3200 है, बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे नहीं हो सकता। तो मैं आगे कैलकुलेट भी नहीं करूंगी, करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। यहाँ पे 25,000, यहाँ पे 20,000 बनेगा कैसे, क्योंकि मैं क्या करने वाली हूँ, मनी मल्टीप्लायर इज 1/LRR, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। तो मनी मल्टीप्लायर मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/LRR कितना है मेरा 20%, तो 1/20 into 100, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5। तो अगर 5,000 इनिशियल डिपॉजिट है, 5,000 into 5 टोटल 25,000 मेरा टोटल डिपॉजिट हो जाएगा। 25,000 में से 5,000 यहाँ गए तो 20,000 मेरा ये हो जाएगा लोन्स जितने मैंने टोटल दिए हैं, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के आप निकाल सकते हो, नहीं भी निकालना आता बेसिक मैथ्स करके निकल जाएगा, प्लस माइनस करके आंसर निकल जाएगा, आगे का देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, मैच द स्टेटमेंट गिवन अंडर ए विद द करेक्ट ऑप्शंस गिवन अंडर बी। ए को बी के साथ आपको मैच करना है और मैचिंग में बेसिकली आपको बताना है कि करेक्ट यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा। आपको एमसीक्यू दिया होगा, यहाँ पे हमें ऑप्शंस नहीं दी गई हैं, बट आपको जो है सिंपली बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मेरे पास यहाँ पे आती है बार्टर एक्सचेंज। आप चाहे तो इधर से शुरू कर लो, चाहे तो इधर से पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। मैं बार्टर एक्सचेंज से देखती हूँ। बार्टर एक्सचेंज क्या है, जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ एक्सचेंज किया जाए, पैसे के बदले में एक्सचेंज ना किया जाए। तो आई कैन सी एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, तो बार्टर एक्सचेंज नंबर 5 के साथ मैच होता है। M1 में क्या आता है, हमारा आता है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट फॉर कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट। तो हमारा M1 में क्या आता है, करेंसी प्लस DD प्लस OD, यही तो होता है हमारा M1। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 4 के साथ मैच हो जाएगा। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जो पब्लिक होल्ड कर रही है बेटा वो हमारे क्या होते हैं, लीगल टेंडर मनी। जो भी करेंसी और जो भी कॉइन्स होते हैं, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, लीगल टेंडर मनी बनता है। लीगल टेंडर मनी मतलब जिसको लेने से देश में कोई मना नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे कैश में पैसे दे रहे हो, मैं मना नहीं कर सकती भाई मैं कैश ले लूंगी, नहीं। अगर तुम ऑनलाइन पैसा दे रहे हो, मैं मना कर सकती हूँ। तुम कैश दे रहे हो, कॉइन दे रहे हो, मैं मना नहीं कर सकती। तो दिस इज लीगल टेंडर मनी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर, जो मुझे चाहिए वो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो मुझे चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये हम अभी कर चुके हैं, मनी सप्लाई के ऊपर एक दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए, मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर का नहीं, यानी कि गवर्नमेंट और बैंक्स और सेंट्रल बैंक का पैसा नहीं, बल्कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो पब्लिक ने होल्ड किया हुआ है वो मनी सप्लाई में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अगली चीज, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट्स बाय जनरल पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। प्राइमरी डिपॉजिट्स का क्या मतलब होता है जी, कि जो हमारी कैश डिपॉजिट है जो पब्लिक ने करी है कमर्शियल बैंक के पास, वो प्राइमरी डिपॉजिट होता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, ठीक है। जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो
पब्लिक करती है कमर्शियल बैंक के पास। उसके बाद जितने भी सेकेंडरी डिपॉजिट होते हैं वो पब्लिक नहीं करती, वो बैंक का पैसा बैंक में ही घूमता है। ये मनी मल्टीप्लायर के प्रोसेस में होता है, यहाँ पे होता है। यानी कि जो पहला है, सबसे पहला प्राइमरी डिपॉजिट होता है जो पब्लिक करती है बैंक के पास। इसके बाद आगे सारे के सारे सेकेंडरी डिपॉजिट होते हैं जो पब्लिक नहीं कर रही, बैंक अपने आप पैसा घुमा रहा है। तो ये बात सच है, ये बात बिल्कुल ही ट्रू है। सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज व्हिच राइज ऑन द अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड, ये भी बात मैंने तुम्हें समझा दी। सेकेंडरी डिपॉजिट उसके बाद जब पब्लिक में जब बैंक्स जो है सॉरी पैसा घुमाते हैं तो उसके बाद होता है क्रेडिट की वजह से। लेकिन प्राइमरी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास हमारे देश के जो जनरल पब्लिक है वो डिपॉजिट करवाती है। अगली चीज तुम्हें फिर से यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट आउट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, अभी तो बोला, सच्ची बात है। मनी मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एलआरआर, मनी मल्टीप्लायर is equals to directly related to legal reserve ratio. Money multiplier is equals to 1 upon LRR. क्या ये बात सच्ची है? क्या ये बात सच्ची है? ये बात सच्ची नहीं है। Money multiplier is indirectly related to legal reserve ratio, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में आ गया, अगर ये न्यूमिनेटर में होता तब मैं बोलते डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ये बात फॉल्स है। ठीक है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट मेरा वैसे तो देखो मुझे समझ आ गया, आंसर यही होगा, ऑप्शन ए है ना, क्योंकि हमें पहले ही दिख गया। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री इज नॉट ऑथराइज्ड टू मेंटेन फॉरेक्स रेट, अरे ये भी गलत है। जो हमारा आरबीआई है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वही तो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये भी गलत है। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो मेरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, पीपल सेव मनी इन वेरियस फॉर्म्स टू मीट कंटिंजेंसीज, अनप्रेडिक्टेबल इमरजेंसीज एंड टू पे फ्यूचर डेट्स। यानी कि पीपल जो है मनी को स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू की बात यहाँ पे हो रही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं हो रही, फ्यूचर पेमेंट की देखो डायरेक्टली बात नहीं हो रही है, बोला गया टू मीट कंटिंजेंसीज एंड दिस, ठीक है ना, और मेजर ऑफ वैल्यू की बात नहीं हो रही, स्टोर ऑफ वैल्यू की बात हो रही है। स्टोर ऑफ वैल्यू मेरा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, When autonomous consumption is 100 CR, अब यहाँ पे मुझे जो है कंजम्पशन पूछा गया है, तो बेटा यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, दैट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी ऑफ वाई। सी इज इक्वल्स टू सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन यानी कि 100 प्लस बी यानी कि एमपीसी। अगर एमपीएस 0.30 है तो एमपीसी कितना होगा 0.70, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो एमपीएस 0.3 है, एमपीसी कितना होगा 0.7 होगा। वाई नेशनल इनकम कितनी है 1500। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा पूरे का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, हमने क्या किया, कंजम्पशन फंक्शन का सिंपली यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगाया है। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, सी बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कब होती है, जब इनकम लेवल 0 होता है, और फिर बी यानी कि एमपीसी, लेकिन हमें एमपीएस दिया है तो मैंने 1 माइनस 0.3 किया, 0.7 आ गया, उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई किया 1500 के साथ, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1150 करोड़, यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगली चीज, इफ एमपीसी इज 0.4 एंड चेंज इन इनकम इज 1000, व्हाट विल बी द चेंज इन सेविंग्स। हमारे पास एमपीसी दिया है 0.4, तो क्या मैं बोल सकती हूँ, कि जो मेरा एमपीएस है वो कितना होगा 0.60 होगा। ठीक है, चेंज इन इनकम डेल्टा वाई अगर 1000 है, डेल्टा एस बताना है, तो मुझे पता है ना मेरा एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो मेरा डेल्टा वाई मुझे दिया है 1000, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन 1000 और एमपीएस मुझे निकाला है 0.60, तो मेरा डेल्टा एस कितना होगा 0.60 इंटू 1000, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या बन जाएगा 600 करोड़ का सीधा सीधा आंसर मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना डायरेक्ट, सिंपली हमें जो है सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी मुझे यहाँ पे लगाना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। डैश रेफर्स टू द टोटल एक्स एंटे मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपेंडिचर की बात हो रही है बेटा, एक्सपेंडिचर हमारा किस में आता है, एग्रीगेट डिमांड में आता है। अगर तुम्हें याद हो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं, सी आई जी एक्स माइनस एम। ठीक है, तो हम क्या करते थे एग्रीगेट डिमांड में पूरे का पूरा एक्सपेंडिचर मेथड लगाते थे नेशनल इनकम का। तो एक्सपेंडिचर जो है एग्रीगेट डिमांड में हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड कैसे कैलकुलेट करोगे कि लोगों ने कितना खर्चा करने का प्लान किया है। तो टोटल एक्सेंटे टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज एग्रीगेट डिमांड, और वो हमेशा एक अकाउंटिंग ईयर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझे बोलता है कि एपीसी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एज इनकम इंक्रीजेस एंड एपीएस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एज इनकम इंक्रीजेस। देखो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए नॉर्मल जो एपीसी एपीएस का टेबल बना दिया है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल है ही नहीं समझने वाला। तुम नॉर्मल ये टेबल देखो, ठीक है, तुम्हें इतना पता है कि जो तुम्हारा वाई होता है वो सी प्लस एस होता है, जो एपीसी होता है वो सी अपॉन वाई होता है, जो एपीएस होता है वो एस अपॉन वाई होता है। ठीक है, तो अगर मैं वाई से सी प्लस एस मैंने यहाँ पे निकाल के वाई निकाल के दिखाया है तुम्हें, तो आप यहाँ पे खुद अपनी नजरों से देख सकते हो, जैसे जैसे
इनकम बढ़ती है एपीएस डिक्लाइन होता चला जाता है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीएस इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन कंजम्पशन की बढ़ने की रफ्तार कम होती है। इनिशियली कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा होती है, फिर एक पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर एक पॉइंट के बाद इनकम आगे निकल जाती है कंजम्पशन से। सेविंग्स में इनिशियली नेगेटिव होती है, फिर वो सेविंग जीरो हो जाती है, फिर एक पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव होने लगती है। ठीक है, तो सेविंग्स तो पहले बुरी हालत में थी, वो बढ़ने लगती है फिर धीरे धीरे, लेकिन कंजम्पशन जो है वो पहले इनकम से भी ज्यादा थी, धीरे धीरे वो इनकम से कम होने लगती है। तो यू कैन क्लियरली सी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपी से बढ़ता है, एपीएस कम होता है। तो अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे देखूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एपीसी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, एपीसी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, और एपीएस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा ए है वो फॉल्स है, तो मेरा एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रीजन इसको ऑब्वियसली ट्रू होगा क्योंकि यही ऑप्शन मेरे पास बचता है। एज इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड इंक्रीजेस, प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड इंक्रीजेस, यानी कि टेक्निकली वही बोला गया है कि जो मेरा एपीएस है वो टेक्निकली बढ़ता है और एपीसी जो है टेक्निकली कम होता है। तो रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इन द फर्स्ट प्लेस इज फॉल्स, विच इज मेरा जो यहाँ पे आंसर है, आंसर क्लियरली निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, अगली चीज मेरे पास आती है एपीसी इज डैश at point B and APS is dash at point A। point B मुझे देखना है, point B यहाँ पर है, point B पे मेरा क्या हो रहा है, जो मेरा Y है और जो मेरा C है ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो C इक्वल टू Y होता है, S इक्वल टू 0 होता है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट हम बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर APC अगर C अपॉन Y है और C और Y बराबर है, ठीक है, तो C और Y कट हो जाएंगे तो मेरा APC 1 हो जाएगा, तो APC इज 1 at point B and APS at point A। point A ऑब्वियसली यहीं पे है जहां पे तुम देख सकते हो सेविंग्स कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट है, सेविंग 0 है, तो यहाँ पे EPS क्या होगा, S अपॉन Y के बराबर होगा। अगर S 0 है तो EPS भी 0 होगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा 1 0। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। In a two sector economy, consumption expenditure and investment expenditure are two components of aggregate demand। Consumption and investment दो ही चीजें होती है aggregate demand में, two sector economy में, ये चीज बिल्कुल सच है। अगर four sector economy है तो डिमांड में क्या क्या आता है, C भी आता है, I भी आता है, G भी आता है, X माइनस M भी आता है, यानी कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट खर्चा और नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आती है, तो ये चीज बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अगली चीज, एडी कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। बेटा एडी कर्व कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। आई को भी हम जीरो नहीं लेते, हम बोलते हैं आई जो है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स रहेगी, आई भी जीरो नहीं होती टेक्निकली हमारे केस में। और सी जो है हम बोलते हैं खर्चा तुम कभी जीरो कर ही नहीं सकते। कोविड में चाहे सबकी नौकरियां चली गई थी, हर कोई अपने घर को चलाने के लिए खर्चा कर रहा था, कंजम्पशन कर रहा था, तो टेक्निकली कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती। तो अगर कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट जीरो नहीं हो सकती, तो एडी जीरो कैसे हो सकती है, तो एडी कभी भी ओरिजिन से शुरू नहीं होगा। तो मेरा स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो मेरा ऑप्शन होगा बी। ठीक है जी, पॉजिटिव स्लोप तो होता है एडी का, क्योंकि सी भी बढ़ता है, आई भी बढ़ता है, एडी भी बढ़ता है, पर वो जीरो से शुरू नहीं होता। एक चीज याद रख लो, दिमाग में बांध लो, एडी और सी कर्व, आई कर्व, तीनों कभी भी जीरो से, ओरिजिन से शुरू नहीं होते। ओरिजिन से कौन सा शुरू होता है, इनकम का या एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होता है, ये देखो जो इनकम का है, एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व होता है वो यहाँ ओरिजिन से शुरू होता है, 45 डिग्री के एंगल पे होता है, पर कंजम्पशन का, एडी का कर्व कभी भी ओरिजिन से शुरू होता ही नहीं है। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार का बजट का जो डेफिसिट है वो कैसे कम होगा। अगर सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी तो सरकार का खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ने से डेफिसिट कम ही नहीं हो सकता, खर्चा तो कम होगा तब जाके डेफिसिट कम होगा। ठीक है जी, तो ये हो नहीं सकता। डिक्रीजिंग द बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कह रहे कि तुम टैक्स कम कर दो। अरे अगर टैक्स कम कर दिया तो तुम्हारा जो रिसीट्स है, तुम्हारा जो इनकम है वो कम हो जाएगा। इनकम कम करने से भी डेफिसिट कम नहीं हो सकता ना। डेफिसिट तब कम होगा जब या तो तुम इनकम बढ़ा दो या तुम खर्चा कम कर दो, कहीं से तो पैसा आए। इंक्रीजिंग द पीएसयू प्रॉफिट, ये सही लग रहा है क्योंकि यहाँ से तुम्हारी रिसीट बढ़ेगी। ठीक है ना, ये सही लग रहा है। इंक्रीज इन इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग द पब्लिक गुड, अगर तुमने इन्वेस्ट किया तुम्हारा फिर से खर्चा बढ़ेगा बेटा जी, खर्चा बढ़ेगा। हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे या तो खर्चा कम हो जाए या तो रिसीट बढ़ने लग जाए, तो डेफिसिट कम हो जाएगा। उसके लिए एक ही ऑप्शन मुझे अच्छा लग रहा है जो कि ऑप्शन सी, तो मेरा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ठीक है,
इंक्रीज इन द रेवेन्यू डेफिसिट डज नॉट ऑलवेज लीड टू हायर फिजिकल डेफिसिट। ऑब्वियसली ये बात सच है, इंक्रीज इन रेवेन्यू डेफिसिट डज नॉट ऑलवेज लीड टू हायर फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट में दो चीजें होती है, एक होता है रेवेन्यू साइड का डेफिसिट, एक होता है कैपिटल साइड का डेफिसिट। तो बेटा जी जो भी सरकार का बजट होता है, सरकार के बजट में दो आइटम्स होती है, एक रेवेन्यू साइड की, कैपिटल साइड की। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट है पर कैपिटल में सरप्लस है तो फिजिकल डेफिसिट शायद तुम्हारा ना निकल के आए, ऑब्वियस बात है। तो रेवेन्यू डेफिसिट अकेले से मैं नहीं बता सकती कि फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, मुझे दोनों को जानना पड़ेगा ताकि मैं फिजिकल डेफिसिट निकाल सकूं। तो ये चीज ट्रू है, डज नॉट ऑलवेज, ठीक है। ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी समझाई कि जहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आ गए जैसे कि ऑलवेज, जैसे कि नेवर, यहाँ पे ना आंसर हमेशा गलत होता है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ऑलवेज के साथ ऑलरेडी नॉट लगा दिया, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि ऑलवेज वाली चीज गलत है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। अब तुम यहाँ पे बिकॉज लगा के देखो, तुम यहाँ पे बिकॉज लगा के देखो, ठीक है, कि सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से नहीं निकल के आ सकता, क्योंकि सरकार के फिजिकल डेफिसिट में कैपिटल साइड वाला खर्चा भी, कैपिटल साइड वाला डेफिसिट भी इंक्लूड होता है। अब देखो, क्योंकि जो हमने बिकॉज लगाया, बिकॉज के बाद बिल्कुल सही मतलब बन रहा है, वही मतलब बन रहा है जो मैंने तुम्हें समझाया था। सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड वेरियस मेजर्स। गवर्नमेंट ने काफी सारे मेजर्स बनाए हैं जैसे कि कैश ट्रांसफर टू सीनियर सिटीजन विडोज। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश। सरकार जो है जो लोग विडो हैं या जो लोग ओल्ड हो गए हैं उनको पैसा देना चाहती है। इससे सरकार क्या चाहती है, इससे सरकार ऑब्वियसली क्या चाह रही है कि जो लोगों के पास पैसा नहीं है, जिन लोगों की इनकम नहीं है, उन लोगों को इनकम मिलने लग जाए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होनी चाहिए, ठीक है। बाकियों में देखो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होगा क्योंकि सरकार कोई रिसोर्स इधर से उधर नहीं कर रही, सरकार ने कोई इधर से कंपनी बंद करके उधर कंपनी नहीं खोली। इक्वालिटी भी नहीं ला रहा, रीजनल इक्वालिटी जब भी आती है तो यूजुअली अमीर और गरीब की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकली बात हो रही है कि जिनके पास इनकम नहीं है, सीनियर सिटीजन, विडो, उनके पास इनकम का सोर्स ही नहीं है, तो उनको इनकम दी जाए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन्स इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोन को रिकवर कर रहे हैं तो ये हमारा इससे कहीं भी डेट क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर हम लोन को रिकवर कर रहे हैं तो मेरा एसेट कम हो रहा है और कोई भी नया डेट मेरे सिर पे नहीं चढ़ रहा जिसका मुझे फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जस्ट ट्रू है, रिसीट तो है ही क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है लोन रिकवर करने से, ठीक है ना। और नॉन डेट क्रिएटिंग है, कोई डेट भी क्रिएट नहीं हो रहा, तो ये सच्ची है, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन्स कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट, तो ये तो मैंने बोल ही दिया कि इससे हमारा एसेट कम होगा। कौन सा, हम जो है अपनी बुक्स में दिखाते हैं कि हमने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, लेकिन अब जब हमने वो लोन रिकवर कर लिया तो हम वो उस एसेट को कम कर देंगे अपनी बुक्स में से, ठीक है ना। तो रिकवरी ऑफ लोन जो है हमारा उससे एसेट कम होता है, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। आपको जो है बेटा जी रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपके सामने सारी फिगर्स है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसीट, ये मेरा खर्चा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है। रेवेन्यू रिसीट की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट में मेरे पास है टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। डायरेक्ट टैक्स तो बेटा टैक्स रिसीट का ही हिस्सा हो जाएगा ना, डायरेक्ट टैक्स तो टैक्स रिसीट का ही हिस्सा हो जाएगा ना, उसमें तो कुछ नया है ही नहीं ना। तो टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट दोनों को प्लस कर दूं तो रेवेन्यू रिसीट बनेगी, माइनस कर दूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या करना है, 1927 माइनस 1542 प्लस 303, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1927 माइनस 3 और 2 5, 4 और 0 4, 5 6 7 8 1845, ठीक है। तो मैं इसमें से माइनस कर दूं, 7 में से 5 गए 2, 192 में से 184 गए, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा 8। तो मेरे पास 82 जो है मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a source of supply of foreign exchange for India। फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स कौन सा नहीं है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स कौन सा नहीं है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तब होती है जब कोई फॉरेनर दूसरी करेंसी लेकर आता है और बोलता है कि मुझे उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, मुझे तुम्हारी करेंसी चाहिए, तब हम लोग जो है अपनी करेंसी सप्लाई करते हैं। हम लोग जो है क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तब होती है जब कोई फॉरेनर आके हमसे हमारी करेंसी मांगता है, हम अपनी करेंसी सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है हमारे पास से, ठीक है जी। अब अगर हम सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेनर्स हमें रुपीज में पेमेंट करेंगे, तो फॉरेनर्स हमें बोलेंगे लाओ मुझे रुपीज दो, तो सप्लाई होगा।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, बाहर से कोई आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो हमें बोलेगा ये लो डॉलर रुपीज में कन्वर्ट करके दो ताकि मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकूं, तो यहाँ भी सप्लाई होगी। रेमिटेंस बाय इंडियन वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड, बाहर से कोई भारत में पैसा भेज रहा है अपनी फैमिली को तो वो भी बोलेगा रुपीज में कन्वर्ट करके दो, सप्लाई होगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम लोग बाहर से सामान मंगवाएंगे, सामान के बदले में हमें पैसा देना पड़ेगा बाहर वालों को, तो हम उनको बोलेंगे ये लो मेरे रुपीस, तुम इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लो ताकि मैं तुम्हें फॉरेन में पेमेंट कर दूं उस सामान की जो सामान मैंने बाहर से मंगवाया है। तो यहाँ पे हम सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिमांड करेंगे दूसरे देश से उसकी करेंसी, तो यहाँ पे डिमांड होगी फॉरेन एक्सचेंज की। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर ऑफ $1 has gone down from 79 to 77. It means अगर यूएस डॉलर 79 से 77 पे चला गया तो यूएस के लिए बुरी बात है, इंडिया के लिए अच्छी बात है। ठीक है, अब हमारी जो है रुपीस पहले से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यूएस कंपैरेटिवली पहले से वीकर हो रहा है, तो रुपीस जो यहाँ से अप्रिशिएट हो रहा है और यूएस डॉलर जो यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है, दोनों ही चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, रुपीस जो है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है, यूएस डॉलर की वैल्यू घट रही है, यूएस डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है जी। assertion रीजनिंग, ceteris paribus मतलब कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, assumption keeping other factors constant, devaluation of domestic currency leads to increase in the national income of a nation। कहते हैं अगर devaluation हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी की, अगर हमारे देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, मतलब अगर पहले $1 80 का था, अब $1 100 का हो जाएगा, तो उससे हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ने लग जाएगी। क्यों बढ़ने लग जाएगी? इसलिए बढ़ने लग जाएगी क्योंकि जब ये होगा तो हमारे देश के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बाहर वालों के लिए इंडिया से सामान मंगवाना सस्ता हो जाएगा, तो बाहर वाले इंडिया से ज्यादा सामान मंगवाएंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पर इंडियंस के लिए बाहर से सामान मंगवाना महंगा हो जाएगा, तो इंडियंस बाहर से सामान नहीं मंगवाएंगे, तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं कराएंगे, तो हमारे देश में ज्यादा पैसा आएगा थ्रू एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो और हमारे देश का कम पैसा बाहर जाएगा क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगी। ये चीज बिल्कुल ट्रू है। Devaluation of domestic currency refers to the reduction in the value of domestic currency with respect to the foreign currency under the fixed exchange rate system। अरे ये तो इन्होंने डेफिनेशन बता दी devaluation की, ये तो devaluation की डेफिनेशन बता दी, ये तो बताया ही नहीं कि devaluation की वजह से नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये तो बताया ही नहीं, ये तो सिर्फ डेफिनेशन बता दी। तो अगर आप यहाँ पे बिकॉज लिख के देखोगे आपको समझ आएगा कि ये कुछ बन नहीं रही बात, नेशनल इनकम क्यों बढ़ेगी मतलब नहीं समझाया। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है जी assertion की। ठीक है जी। अच्छा, द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो रहा है? इक्विलिब्रियम उस रेट उस पॉइंट पे डिटरमाइन हो रहा है जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई आपस में मीट करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमें यहाँ पे डायग्राम की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पॉइंट नहीं बोला, हमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई में गैप हो, अरे नहीं, जहां पे वो दोनों मिलेंगे डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इक्वल होंगे, नॉर्मल गैप, मोर गैप, मिनिमम गैप, बेटा जी नहीं, इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां डिमांड एंड सप्लाई बराबर होते हैं, गैप होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे डी पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है जी। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ हमें मैच करना है और बताना है क्या सही है। ठीक है, तो सीधा सीधा अपने सामने वाले के साथ ही मैच करना है। रीवैल्यूएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जी नहीं, वो रीवैल्यूएशन नहीं होता, वो क्या होता है? डीवैल्यूएशन होता है। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है? हमारे देश की सरकार करती है, डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। गलत बात है, गवर्नमेंट करती है बेटा यहाँ पे डिटरमाइन। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई नहीं होता फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे सामान बाहर जाएगा, पैसा हमारे देश में आएगा, तो सप्लाई करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज के, डिमांड नहीं करेंगे। रुपी इज सेट टू बी डेप्रिशिएटिंग, अगर $1 77 से 79 हो गया तो रुपीस डेप्रिशिएट होगा, ये बात बिल्कुल सच है। हमारा जो रुपीस है वो डेप्रिशिएट होगा और जो डॉलर है वो एप्रिशिएट होगा क्योंकि यहाँ पे रुपीस कंपैरेटिवली कमजोर हो रहा है, जो डॉलर है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हो रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगली चीज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर इंपोर्ट हो रहा है तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अगर इंपोर्ट हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है तो गुड्स तो इंडिया में आ रही हैं पर जो मनी है वो फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरेनर्स को बोलना पड़ेगा ये लो हमारे रुपीस, तुम इन रुपीस को हमें डॉलर में कन्वर्ट करके दो। तो हम डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज तुम मुझे डॉलर दे दो, तो हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, अगली चीज,
अगला क्वेश्चन मुझे बोलता है जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में अंडर स्टेट और ओवर स्टेट वेलफेयर। बिल्कुल सच बात है, जीडीपी हमें ये तो बताता है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज मेरे देश में प्रोड्यूस हुए हैं, पर वो ये नहीं बताता कि हमारे देश के लोगों का वेलफेयर कितना हो रहा है। वो उसको कम या ज्यादा स्टेट कर सकता है, क्योंकि जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, वो क्वालिटी की बात नहीं करता है, तो वो वेलफेयर को अच्छे से दर्शाता नहीं है। तो एजर्शन मेरा ट्रू है। रीजन, इट डज नॉट कंसीडर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ये बात भी बिल्कुल सच है, ठीक है, कि जीडीपी जो है वो वेलफेयर को सही से दर्शाता नहीं है, और जो जीडीपी है वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को जो है यहाँ पे कंसीडर करता नहीं है। दोनों चीजें ट्रू है, पर दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जीडीपी अच्छा जो है मेरे पास एक इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं है। देयर आर मेनी अदर रीजंस कि जीडीपी क्वालिटी नहीं देख रहा, जीडीपी एग्जैक्टली ये नहीं देख रहा कि पोल्यूशन कितना क्रिएट हो रहा है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं, वो सब जीडीपी कंसीडर नहीं करता है। तो जीडीपी तो एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो अकेला रीजन नहीं है जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सके। देयर आर मेनी अदर रीजंस जिसकी वजह से जो है एजर्शन ट्रू हो सकता है। तो बोथ आर ट्रू, पर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि और भी बहुत डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए होगा, और भी कई पॉइंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम इज इक्वल टू, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या फर्क होता है, जो एनएफआईए का फर्क होता है, नेट एक्सपोर्ट का नहीं फर्क होता है। नेट कैपिटल ट्रांसफर, ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट को तो मैं इंक्लूड ही नहीं करती हूँ, करंट ट्रांसफर है या कैपिटल ट्रांसफर है उसको तो मैं इंक्लूड ही नहीं करती हूँ इनकम में, नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में मैं इंक्लूड ही नहीं करती हूँ, ठीक है जी। तो एनएफआईए का फर्क यहाँ पे होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट इक्वेशन क्या होने वाली है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें बोलती हूँ, सबसे पहली चीज ये देखो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस हमें बताया हुआ है, तो जिन जिन इक्वेशंस में एक से ज्यादा डिफरेंस है तुम उनको सीधा सीधा यहाँ पर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इन दोनों में देखो डीपी और एनपी का फर्क है, एफसी और एमपी का फर्क है, दो फर्क है, तो ये मेरा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखा जाए तो एक ही फर्क है, तो इसको मैं रख लेती हूँ। यहाँ पर देखो दो फर्क है, डीपी और एनपी का फर्क है, एमपी और एफसी का फर्क है, ग्रॉस और नेट का फर्क है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे इन दोनों में से मुझे चेक करना है कौन सा होगा। यहाँ पे डीपी और एनपी का फर्क है, तो डीपी और एनपी के फर्क में एनएफआईए आता है, हमारे पास एनआईटी नहीं आता है जब भी डीपी और एनपी का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगली चीज, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर सर्विसेज प्रोड्यूस करी गई है वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती, ये चीज बिल्कुल सच है, इसको अच्छे से याद रखना। अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रही है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो वो इंक्लूड होती है, पर अगर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो वो इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कि अगर एक हाउसवाइफ अपने घर पे सर्विसेज दे रही है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, वो नॉन मॉनेटरी है, तो वो इंक्लूड नहीं होती, पर गुड्स का प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होता है, तो ये चीज सच है, ठीक है। अगली चीज, डोमेस्टिक सर्विसेज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इफ दे आर इंक्लूडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। ये चीज सच नहीं है बेटा, जो डोमेस्टिक सर्विसेज को हम इंक्लूड ही नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो पहले से इंक्लूडेड है फिर डबल काउंटिंग होगी, नहीं, जो रीजन है मेरा वो फॉल्स है। हम डोमेस्टिक सर्विसेज को इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी है, हम उनका जो है मनी वैल्यू इंक्लूड नहीं, हमें उनका मनी वैल्यू पता ही नहीं कितना होगा, हम उनको मनी के टर्म्स में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको इंक्लूड नहीं करते। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे पहले से इंक्लूड है, तो एजम्पशन ट्रू है पर रीजन फॉल्स है, ठीक है। रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन पावर आर डायरेक्टली रिलेटेड, कहते हैं कि रिजर्व रेशो और क्रेडिट क्रिएशन एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि अगर रिजर्व रेशो बढ़ा दी जाएगी तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर रिजर्व रेशो बढ़ा दी तो एक बैंक को, सेंट्रल बैंक को, कमर्शियल बैंक को ज्यादा पैसा जो है रिजर्व में रखना पड़ेगा और वो कम पैसा लोन में दे पाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो पाएगी। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अगर रिजर्व रेशो बढ़ेगी तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। और मैंने तुम्हें एक बात बार बार याद कराई है कि अगर सेंट्रल बैंक, अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ाए, रेपो रेट बढ़ाए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए, ठीक है, एलआरआर बढ़ा दे, सीआरआर बढ़ा दे, एसएलआर बढ़ा दे, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अगर आरबीआई बढ़ा दे, अगर इन सब में से कोई भी एक चीज को आरबीआई ने बढ़ा दिया तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। इन सब में से कोई भी चीज अगर आरबीआई ने बढ़ा दी, सीधा सीधा अपने दिमाग में डाल लो, इनमें से कोई भी चीज बढ़ गई क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर इनमें से कोई भी चीज कम हो गई तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी। तो रिजर्व रेशो और क्रेडिट क्रिएशन का डायरेक्ट नहीं इनवर्स रिलेशन है, अगर रिजर्व रेशो बढ़ी क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो एजर्शन फॉल्स है, तो मेरा ऑप्शन डी ही सही ऑप्शन होने वाला है। क्रेडिट क्रिएशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ आरआर एंड प्राइमरी डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है। क्रेडिट क्रिएशन हम कैसे निकालते हैं, 1/LRR करके मैं मनी मल्टीप्लायर निकालती हूँ, और 1/LRR करके जो मनी मल्टीप्लायर निकलता है, जब मैं मनी मल्टीप्लायर को प्राइमरी डिपॉजिट के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे टोटल डिपॉजिट यानी कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकल के आती है। वही चीज यहाँ पे बोली गई है, क्या बोला गया है कि जो क्रेडिट क्रिएशन है
वो किस किस चीज का प्रोडक्ट होता है, 1/LRR का, ठीक है। रिजर्व रेशो का रेसिप्रोकल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया प्राइमरी डिपॉजिट से, यही तो होता है। मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR, ठीक है। और मनी मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है, टोटल डिपॉजिट, जिसको क्रेडिट क्रिएशन बोला है, अपॉन इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट। तो अगर इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा टोटल डिपॉजिट या क्रेडिट क्रिएशन निकल के आ जाएगा, यही चीज यहाँ पे बोली हुई है, ठीक है जी। चलो, तो एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ठीक है। रिजर्व रेशो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड। अभी तो ये चीज बोली कि रिजर्व रेशो और क्रेडिट क्रिएशन इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, ये तो मैंने अभी समझा। ये सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स अ वाइटल फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ये बात भी बिल्कुल सच है। सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, इन सभी चीजों से और एक दो और चीजों से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। मिस साक्षी इकोनॉमिक टीचर was explaining the concept of minimum percentage of total deposit to be kept by the commercial bank with the central bank as per the norms and statute prevailing in the country। क्या बोला कि हमारी जो इकोनॉमिक्स टीचर है वो समझा रही थी कि जितना भी टोटल डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक के पास आया, उस टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज एक कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास। एक बैंक के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आया, बैंक सारे का सारा लोन में नहीं देता, उस टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास। उस हिस्से को क्या बोला जाता है बेटा जी, उस हिस्से को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो, CRR उसको बोला जाता है। बैंक रेट और रेपो रेट तो लोन के ऊपर रेट है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी रिजर्व रेशो है, पर वो एक कमर्शियल बैंक रखता तो है, अपने टोटल डिपॉजिट में से रिजर्व के फॉर्म में रखता तो है, पर सेंट्रल बैंक के पास नहीं, बल्कि अपने खुद के पास बैंक वो रखता है, ठीक है। अगली चीज, इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इफ द एंटायर एडिशनल इनकम, जितना भी मेरा डेल्टा वाई हुआ, ठीक है, इस कंज्यूम्ड, वो सारे का सारा कंज्यूम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होने वाली है। देखो बेटा जी, सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला, जो मेरा डेल्टा वाई है वो सारे का सारा डेल्टा सी के बराबर हो गया, जितना भी एडिशनल इनकम था वो सारे का सारा कंज्यूम हो गया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर डेल्टा सी और डेल्टा वाई बराबर है तो एमपीसी 1 हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है जी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है 1/1 माइनस एमपीसी के बराबर, ठीक है जी। अगर एमपीसी 1 है तो ये 1/1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 1/0 हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, जब भी जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंफिनिटी होती है। अगर जीरो न्यूमरेटर में होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू 0 होती है, अगर जीरो डिनोमिनेटर में होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो यहाँ पे आप सिंपल मैथ्स करके देखो, क्या बोला, एडिशनल इनकम डेल्टा वाई डेल्टा सी के बराबर है। अगर डेल्टा सी और डेल्टा वाई बराबर है तो एमपीसी क्या होगा, 1 होगा, से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे, 1 होगा। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 1 तो 1/0, तो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी इंफिनिटी। वैसे भी तुम सोच के देखो, अगर जितना भी इनकम आया वो सारे का सारा कंज्यूम हो गया मतलब वो खर्च हो गया, खर्च हुआ तो किसी दूसरे की इनकम बनी। मैंने 100 रुपए कमाए, 100 ही खर्च दिए, तो वो 100 किसी दूसरे की इनकम बन गई। उसने फिर से 100 रुपए खर्च दिए, वो फिर किसी की इनकम बन गई। तो इनकम आई, खर्चा हुआ, उतना ही इनकम फिर से बन गया, समझ रहे हो। तो ये प्रोसेस कभी रुकेगा ही नहीं। अगर मेरी सेविंग्स होगी ही नहीं तो ये प्रोसेस कभी रुकेगा ही नहीं। ये मनी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कब रुकता कब है, ये मल्टीप्लायर कब स्टॉप होता है, जब मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट टोटल सेविंग्स या टोटल रिजर्व के बराबर हो जाए। अगर सेविंग हो ही नहीं रही, रिजर्व बन ही नहीं रहा, सारा ही खर्चा हुआ जा रहा है, तो घूमता रहेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन मुझे बोलता है सेविंग्स फंक्शन मुझे दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट मुझे दी हुई है, मुझे पता है इक्विलिब्रियम के लिए S इक्वल टू I करना होता है, तो मुझे सबसे पहले इक्विलिब्रियम इनकम मैं निकाल सकती हूँ। कहते हैं कि अगर S इतना है, I इतना है, कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम इनकम डबल हो जाए। बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में देखो, आप एक चीज ध्यान रखना, आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं पूछे, आपसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट पूछिए कि अगर पहले 240 है, नई इतनी होगी, तो नई एक्स्ट्रा कितनी है, तो मैं नई इन्वेस्टमेंट निकालूंगी और उसको पुरानी इन्वेस्टमेंट में से माइनस करके मेरा फाइनल आंसर निकलेगा, क्योंकि मुझे डेल्टा आई निकालना है, आई नहीं निकालना है। तो सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम इनकम निकाल लूं, फिर मैं उसको डबल कर दूं, फिर मैं आई निकाल लूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है देखो मेरी, तो इक्विलिब्रियम के लिए S इज इक्वल टू आई होता है, S कितना है -10 प्लस 0.2 ऑफ Y इज इक्वल टू आई कितना है मेरा 240 करोड़, ठीक है। अगर मैं ये सारा कैलकुलेशन करूंगी तो आपको निकल के आएगा कि जो Y है आपका वो 1250 करोड़ निकल के यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर मैं 1250 को डबल कर दूं, तो डबल ऑफ 1250 आपके पास आ जाएगा कि Y मेरा जो है 2500
करोड़ यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, अगर मैं इस 2500 करोड़ को वापस से इस सेविंग्स फंक्शन में पुट करूं और उसको फिर से इन्वेस्टमेंट के बराबर रखूं तो नई इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? एस इज इक्वल टू आई मुझे पता नहीं, एस मेरे पास कितना है -10 प्लस 0.2 इंटू 2500, क्योंकि इस बार मैंने इसको डबल कर दिया है, क्योंकि इस बार मैंने इनकम को डबल कर दिया है, तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 25 इंटू 2 500, 500 माइनस 10 490 जो है मेरा वो आई निकल के आ जाएगा। अब जो मैं नए वाले आई को पुराने वाले आई में से माइनस करूंगी तो मेरा आंसर निकल के आएगा कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए 250 करोड़ की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले इक्विलिब्रियम इनकम निकाली। इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकाली? एसआई अप्रोच से निकाली। इक्विलिब्रियम इनकम को डबल करके मैंने एस में पुट किया और आई के बराबर रखा, फिर से एसआई अप्रोच लगाई पर इस बार डबल इक्विलिब्रियम इनकम के साथ लगाई, तो मेरा नया आई निकला। नए आई में से पुराने आई को माइनस किया क्योंकि मुझे डेल्टा आई चाहिए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? 250 करोड़ का मेरा जो है आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं, मुझे एडिशनल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर होगी। एज एमपीसी बिकम्स लार्जर द मल्टीप्लायर इंक्रीजेस, कहते हैं अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, जो बात बिल्कुल सच है। एमपीसी का और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, एमपीएस का और मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशन होता है, ये बात सच है। देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन, सही बात है। एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, एमपीसी राइजेस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आस्क इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो ये चीज बिल्कुल इसने सही रीजन भी इसका दिया है कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी, तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो दोनों चीजें बिल्कुल सच है। बिकॉज लगा के देखोगे तो रीजन बिल्कुल सही रीजन भी बनेगा। तो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यहाँ पे निकल के आएगा। बोलते हैं द स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व इज 0.1। एक चीज याद रखना, अगर मैथ्स वाले बच्चों तुम्हें पता होगा स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके। स्लोप हमेशा बेटा हमारा क्या होता है? एमपीसी या एमपीएस होता है। तो यहाँ पे एमपीएस दिया हुआ है 0.1, ठीक है। तो क्या मैं इससे वो निकाल सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा? 1/MPC, सॉरी 1/NPS 0.1, तो ये ऊपर चला गया तो k आ जाएगा 10। चेंज इन फाइनल इनकम दिया हुआ है 15,000। अब 10 यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। तो अगर डेल्टा आई इधर ले आऊं तो डेल्टा वाई कितना है? 15,000 अपॉन 10, तो मेरे पास 1500 क्या आ जाएगा? चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है इतना, ठीक है। द लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीसी विल बी 1 इज 500 करोड़। कहते हैं कि जब एपीसी 1 होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? C अपॉन वाई होगा, तो यानी कि C इक्वल टू वाई होगा, ठीक है। तो 1 अगर C अपॉन वाई के बराबर है, मैं y को इधर ले जाऊंगी, y इक्वल टू C होगा जब एपीसी 1 होगा। जब y इक्वल टू C है तो मेरे पास वहां पे क्या है? इनकम 500 करोड़ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 500 पुट करके देखूं तो मेरा क्या निकल के आएगा? C इज इक्वल टू 400, सॉरी C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। तो मैं कह रही हूँ एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे C और Y बराबर होंगे, और वो जब बराबर होंगे तो कितना होगा? 500 होगा। तो क्या ये बराबर बनता है? देख लेते हैं। 500 इधर भी पुट कर दो, इधर भी पुट कर दो, क्या ये बराबर बनता है? देख लो। तो 500 का 80% कितना होगा? 8 5 40, ये हो जाएगा मेरा 400, तो ये हो जाएगा 440। 400 प्लस 40 440, क्या 440 500 के बराबर है? नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 मेरी फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 मेरी ट्रू है। तो 1 इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होती है? 1/1 माइनस एमपीसी होती है, या फिर जिसको मैं 1/MPS भी बोल सकती हूँ, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है। आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये मुझे बोला गया है। अगर इनकम बढ़ेगी सेविंग्स कम होगी, नहीं, इनकम इज इक्वल टू C प्लस S, तो इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी, तो ये बात गलत है। इनकम एंड सेविंग्स चेंज इन द सेम रेशियो, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर इनकम चेंज हो रही है तो इनकम की वजह से कंजम्पशन भी चेंज हो रही है, सेविंग्स भी चेंज हो रही है। तो अगर इनकम 10 गुना बढ़ेगी तो उसका कुछ हिस्सा कंजम्पशन में जाएगा, कुछ हिस्सा सेविंग्स में जाएगा, तो दोनों सेम प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ सकते, ये कोई जरूरी बात नहीं है। As income increases, there is no change in savings, ऐसा भी नहीं होता। Y is equal to C plus S है, तो अगर इनकम चेंज होगी सेविंग्स भी चेंज होगी, ठीक है। As income increases, savings increases, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि Y बढ़ेगा, C भी बढ़ेगा, S भी बढ़ेगा, तो ये सच है। Which of the following statement is true, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, जी नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। कुछ एक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती है जब फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज बिल्कुल सच है, ठीक है। तो जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं तब मैं ये बोलती हूँ कि हाँ
जिनको नौकरी चाहिए, ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरी मिल गई, सबको तो फुल एम्प्लॉयमेंट है। पर कुछ एक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो मैं उस टाइम पे भी कंसीडर करती हूँ, जैसे कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मैं फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे भी कंसीडर करती हूँ। तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकता, जीरो एम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकता, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ट्रू आंसर होगा। इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? इन्फ्लेशन कब हो रही है? प्राइस बढ़ रहा है, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, ठीक है। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड या तो पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड से अगर ज्यादा है तो इन्फ्लेशनरी गैप आता है। क्योंकि मैं हमेशा एडीएस में कौन से लेती हूँ? एक्स एंटे वाले, प्लान्ड वाले लेती हूँ कि इतना एडी होगा, इतना एएस होगा। लेकिन अगर असलियत में ज्यादा एडी निकल आए मेरे एक्स एंटे, मेरे प्लान्ड, मेरे पोटेंशियल एडी से, तो वहां पे इन्फ्लेशनरी गैप मुझे देखने को मिलता है। ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अगर डिमांड ज्यादा हो गई मेरी सोची हुई डिमांड से, तो लोग जो है प्राइस बढ़ाने लग जाएंगे, तो इन्फ्लेशन आने लग जाएगी। एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कहते हैं कि अगर एक्सेस डिमांड हो गई तो आउटपुट का लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो और बढ़ाया नहीं जा सकता, ये बात ट्रू है। एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन द प्राइस लेवल, लेकिन प्राइस तो बढ़ेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आउटपुट नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, प्राइसेस तो बढ़ेंगे। If the equilibrium level of output is more than the full employment level, this situation is called the situation of excess demand. कहते हैं equilibrium level of output जब वो ज्यादा है, then the full employment level, full employment पहले ही हो गई पर आउटपुट अभी भी उससे ज्यादा ऊपर निकल के आ रहा है, तो इसको हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बोलेंगे। ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो बेसिकली वो यहाँ पे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ठीक है ना। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि भैया जी हमारी एग्रीगेट डिमांड तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के भी ऊपर है, तो यहाँ पे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसको एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हम बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये चीज फॉल्स है। There is an inverse relation between multiplier and MPS and there is direct relation between investment multiplier and MPC, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 मेरा ट्रू यहाँ पे निकल के आता है। अगली चीज फिर से मेरे पास आती है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सीआरआर बढ़ेगा तो लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जी नहीं, अभी बताया कोई भी चीज बढ़ेगी लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी। एक्सेस डिमांड लीड्स टू डिक्रीज इन आउटपुट, अरे नहीं, एक्सेस डिमांड से तो आउटपुट चेंज होगा नहीं अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू फॉल इन इनकम, ये बात सच है। अगर सरकार अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी लोगों की इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, जी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लेके आता है? आरबीआई लेके आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड? बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक चीज आती है जो कि है गुड्स, जो कि है मर्चेंडाइज। ये तीनों चीजें सर्विसेज में आती हैं, ये तीनों चीजें नॉन फैक्टर सर्विसेज हमारी होती है। सिर्फ एक है यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो कि गुड्स है, जो कि इसमें आती है। ये बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस तीनों सर्विसेज है। कौन सी सर्विसेज है? नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये तीनों होती है, ठीक है। In case of unfavorable balance of trade, current account of the nation may be in surplus. कह रहे बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो तो भी करंट अकाउंट सरप्लस में हो सकता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ गुड्स आता है, पर करंट अकाउंट में गुड्स भी आता है, सर्विसेज भी आता है और हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स भी आती है, तो हो सकता है। नेट इनविजिबल रिसीट्स ऑफ अ नेशन कैन एक्सीड द नेट विजिबल रिपोर्ट रिसीट्स, ये बात भी बिल्कुल सच है। इनविजिबल मतलब सर्विसेज ज्यादा हो सकती है ना, सर्विसेज का रिसीट ज्यादा हो सकता है, गुड्स का जो है कम हो सकता है। तो अगर सर्विसेज का नेट रिसीट ज्यादा है और गुड्स का नेट रिसीट कम है, तो उस केस में करंट अकाउंट तो सरप्लस में होगा, करंट अकाउंट का सरप्लस होगा। क्यों? क्योंकि इसने तो डेफिसिट दे दिया, नेट विजिबल रिसीट ने तो डेफिसिट दे दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो डेफिसिट आ गया, पर नेट इनविजिबल रिसीट यानी कि सर्विसेज की रिसीट ज्यादा थी, तो करंट अकाउंट सरप्लस में होगा। यानी कि वही बात कि बीओटी में तो सिर्फ गुड्स आती है, करंट अकाउंट में तो तीनों आते हैं, जीएसटी आता है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है मेरे ए का, ठीक है। अगली चीज, प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी। अगर हमारे को प्रॉफिट मिला है कोई इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से, तो ऑब्वियस बात है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉफिट मिला है तो वो मेरा रिसीट है, रिसीट मेरी करंट साइड पे जाती है और इससे मेरा कोई एसेट लायबिलिटी भी अफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये मेरे करंट अकाउंट में जाएगी, ठीक है। और क्रेडिट साइड में जाएगी क्योंकि रिसीट है मेरी, ठीक है। इट इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट सिंस इट इज एन इन्वेस्टमेंट इनकम, फैक्टर इनकम, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड क्योंकि इससे मेरे पास इनफ्लो हो रहा है। तो दोनों ही चीजें बिल्कुल ट्रू है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें बताना है सही है गलत है। बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग सेंस। अकाउंटिंग सेंस में बीओपी हमेशा बैलेंस होता है, इकोनॉमिक सेंस में बैलेंस नहीं होता, पर अकाउंटिंग सेंस में हम हमेशा बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेक्स करके हम बीओपी को हमेशा अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस करके रखते हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस रिस्टोर द बीओपी अकाउंट का बैलेंस। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस जो है वो रिस्टोर नहीं करती हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो रिस्टोर करती हैं बैलेंस को। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो वन इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? बीओपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। बीओपी एक साल भर का चेक होता है, एक पॉइंट पे चेक नहीं होता। तो बीओपी जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। बीओटी इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। इट इज सच है, बीओटी में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आती हैं और कुछ इंक्लूड नहीं होता है। चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। अरे तुम चैरिटी कर रहे हो तो तुम्हारा एसेट लायबिलिटी तो अफेक्ट हुआ ही नहीं, तो वो करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। बीओपी इज ब्रॉडर देन बीओटी। सही बात है, बीओपी में तो बहुत कुछ आता है, बीओटी में सिर्फ गुड्स आती हैं, तो ये भी ट्रू है। तो सिर्फ एक ही गलत है, स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। आखिरी क्वेश्चन कहता है इफ यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, आपको एक्सपोर्ट दिया है, इंपोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट दिया, इंपोर्ट दिया है। इफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 300, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल। देखो अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला गया है गुड्स का। देखो सबसे पहले मर्चेंडाइज का देख लो। मर्चेंडाइज का अगर मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करूं तो मुझे -200 निकल के आता है। सर्विसेज का अगर मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करूं तो मुझे 0 निकल के आता है। तो अगर मैं टोटल करके देखूं, मेरा जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में मुझे क्या चल रहा है? 200 का डेफिसिट चल रहा है। ऑन द अदर हैंड जो मेरा क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट तो प्लस का 300 चल रहा है, यानी कि मुझे फायदा हो रहा है 100 रुपए का, यानी कि मुझे 100 रुपए का फायदा हो रहा है। यानी कि इससे क्या होगा, जो फालतू का मेरा 100 रुपए आया उससे मेरा क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ जाएगा। मैं उसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिपॉजिट करवा दूंगी। तो मैंने क्या किया, अपने करंट अकाउंट का टोटल निकाला, अपने कैपिटल अकाउंट का टोटल निकाला और देखा मेरा नेट जो है फाइनली 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए मेरे पास फायदा में आ रहा है। जो भी मेरे पास फालतू पैसा आएगा उसको मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिपॉजिट करवा दूंगी। तो मेरा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंक्रीज हो जाएगा। एंड विद दिस हम कंप्लीट करते हैं हमारे 50 आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे बाहर एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे, सिमिलर लाइंस पे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे एमसीक्यूज। तो 50 मैंने आपको मैक्रो के करा दिए, 50 इंडियन इको के करा दिए। अगर ये अच्छे से कर लिए तुम्हारा सिर्फ बोर्ड्स का नहीं सीयूटी तक का काम पूरा हो जाएगा एमसीक्यूज के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कॉमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहने वाली हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल, हर चीज के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।